अ वेरी हैप्पी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सेफ हैं, अच्छे हैं और अपने पढ़ाई पे बिल्कुल 100% फोकस कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशन पढ़ रहे थे। सॉल्यूशन का आज हम लोग का सेकेंड लेक्चर है। जिनका छूट गया है फर्स्ट लेक्चर, उसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हम लोग फर्स्ट लेक्चर में बहुत बेसिक पॉइंट्स को डिस्कस किए थे। जैसे हम लोगों ने ये जाना था कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज क्या होता है, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम कैसे पहचानते हैं। उसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखा था। तो अगर आप नोट्स कॉपी से एक बार रीडिंग डालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम लोगों ने इसके पहले वाले क्लास में क्या डिस्कस किया है। मेनली जो है स्टूडेंट, वो हम लोग को आज वाला टर्म समझना है, क्योंकि यही छोटा छोटा टर्म जो है वो आगे चल के डेरिवेशन में एक बहुत बड़ा रोल डिसाइड करने वाला है। तो इन टर्म्स को हम लोग समझेंगे आज, और फिर हम लोग अपने सॉल्यूशन चैप्टर में न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। तो स्टूडेंट आइए हम लोग कहां से स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक लिखा हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। केमिस्ट्री पढ़ते समय कई बार आप लोगों ने यह टर्म सुना हुआ होगा, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो आखिर इसका मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन अगर कहीं आप कहीं बुक में लिखा हुआ देखते हैं या कोई टीचर आपको बोलते हैं कि ये लिखा हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या होता है? आइए हम लोग इसी बात को समझते हैं। देखिए, सॉल्यूशन मेनली दो कंपोनेंट के मिलने से बनता है। एक सॉल्यूट होता है और दूसरा सॉल्वेंट होता है। तो यहां पर अगर कहीं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहा जाए तो आप समझ लीजिए कि वो आपको सॉल्यूट के बारे में बता रहा है। अब मेरी कहे गई बातों को सुनिए। किसी भी सॉल्वेंट में या किसी भी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, किसी भी सॉल्वेंट में, वो सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, फिनॉल हो सकता है, इथाइल अल्कोहल हो सकता है, क्लोरोफॉर्म हो सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो सकता है, सॉल्वेंट के रूप में कुछ भी हो सकता है, पोलर सॉल्वेंट हो सकता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट हो सकता है। लेकिन मेनली हम लोग सॉल्वेंट के फॉर्म में क्या लेते हैं? सॉल्वेंट के तौर पर हम लोग क्या लेते हैं? वाटर ही लेते हैं। वाटर इज एन यूनिवर्सल सॉल्वेंट। हाँ, तो समझिए इस बात को ऐसे कि किसी भी सॉल्वेंट में या किसी भी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो सॉल्यूट के अमाउंट को बताने के लिए किसी भी सॉल्वेंट में, किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के अमाउंट को बताने के लिए हम जो टर्म यूज करते हैं उसे ही कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और इसको डिफाइन करेंगे द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन एनी सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज नोन एज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि सॉल्यूट के अमाउंट को बताया जा रहा है, सॉल्यूट का अमाउंट हमसे पूछ रहा है। तो सॉल्यूट के अमाउंट को बताने के लिए अलग अलग टर्म्स या अलग अलग साइंटिफिक टर्म्स हम लोग यूज करते हैं। क्या क्या टर्म यूज करेंगे सॉल्यूट के अमाउंट को बताने के लिए? वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मास परसेंटेज, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन और पार्ट्स पर मिलियन। सॉल्यूट को, अमाउंट को बताने के लिए हम लोग अलग अलग टर्म्स यूज करेंगे। इसमें से जो कुछ टर्म्स हैं स्टूडेंट, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। मतलब टेम्परेचर के बदलने से वहां पर सॉल्यूट का अमाउंट बदल जाएगा, मतलब कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का बदल जाएगा। और कुछ जो टर्म्स हैं वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब टेम्परेचर के बदलने से उस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के अमाउंट पे, सीधा सीधा बोले तो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात आया कि ये जो कुछ टर्म्स हैं वो टेम्परेचर पर क्यों डिपेंड करते हैं और कुछ टर्म्स जो है वो टेम्परेचर पर क्यों डिपेंड नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट आप इस बात को ऐसे समझिए कि जिस टर्म को डिफाइन करने के लिए, जिस टर्म को डिफाइन करने के लिए हमें वॉल्यूम का यूज करना पड़ जाता है, वो टर्म जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होगा। आप ये बात बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर।
तो जिस टर्म्स को इन 8 में से जिस टर्म को डिफाइन करने के लिए हमें वॉल्यूम का हेल्प लेना पड़ जाए, वो टर्म जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। और इन 8 में से वो टर्म जिसको डिफाइन करने के लिए हमें वॉल्यूम का हेल्प नहीं लेना पड़े, वॉल्यूम का यूज नहीं करना पड़े, तो वो टर्म भी टेम्परेचर पर डिपेंडेंट नहीं होगा। तो ले देते यहां लिखा हुआ है टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्यों टेम्परेचर डिपेंडेंट है ये सर? क्योंकि ये वॉल्यूम रिलेटेड है। ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्यों है, मतलब टेम्परेचर पर डिपेंड क्यों नहीं करता है? क्योंकि ये वॉल्यूम पर डिपेंडेंट नहीं है। अब अगला क्वेश्चन आता है स्टूडेंट कि हमको कैसे पता चलेगा कि ये वॉल्यूम पे डिपेंडेंट है, ये वॉल्यूम से रिलेटेड है कि वॉल्यूम से रिलेटेड नहीं है? तो मेन चीज है इन टर्म्स का सिंबल देख लीजिए, इन टर्म्स का आप यूनिट देख लीजिए। इसके सिंबल और यूनिट में अगर वॉल्यूम मेंशन किया है तो आप तुरंत समझ लें कि वह टर्म जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करने वाला है, और वॉल्यूम अगर नहीं लिखा हुआ है तो टेम्परेचर पर डिपेंड भी नहीं करेगा। आइए इसको देख लेते हैं स्टूडेंट। वॉल्यूम परसेंटेज अभी हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। वॉल्यूम परसेंटेज देखिए, नाम में ही वॉल्यूम लिखा हुआ है, मतलब इस टर्म को डिफाइन करने के लिए हम लोग को वॉल्यूम लेना पड़ेगा। और अगर इसका सिंबल के बारे में बात कीजिएगा तो ये परसेंटेज का सिंबल है और इसका सिंबल लिखा जाता है V/V। तो आप देख सकते हैं कि इस टर्म को डिफाइन करने के लिए हमें वॉल्यूम का हेल्प लेना पड़ रहा है, इसीलिए ये जो वॉल्यूम परसेंटेज टर्म है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगला क्या आ गया? मास वॉल्यूम परसेंटेज। इसके नाम में आप देखिए वॉल्यूम लिखा हुआ है, और अगर इसका सिंबल देखेंगे तो परसेंटेज का सिंबल मैंने कुछ ऐसे लिखा, मास के लिए मैंने M लिखा और वॉल्यूम के लिए मैंने V लिखा। आप खुद देख सकते हैं कि इसके सिंबल में वॉल्यूम टर्म आ रहा है, इसका मतलब इस टर्म को डिफाइन करने के लिए हमें वॉल्यूम का हेल्प लेना पड़ेगा, इसीलिए ये भी आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, मतलब टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। टेम्परेचर के बदलने से यहां भी सॉल्यूट का अमाउंट आपको बदला हुआ दिखेगा। अगला क्या है? मोलारिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है मोलारिटी। अगर इसका आप यूनिट की बात करेंगे स्टूडेंट तो इसका यूनिट होता है मोल पर लीटर, और बहुत अच्छे ढंग से आप जानते हैं कि लीटर तो वॉल्यूम का ही यूनिट है। इसका मतलब इस टर्म में भी वॉल्यूम आ गया है, इसका मतलब इस टर्म को डिफाइन करने के लिए भी हमें वॉल्यूम का हेल्प लेना पड़ेगा, इसीलिए ये टर्म जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड होगा। मतलब टेम्परेचर में चेंज करेंगे तो यहाँ सॉल्यूट का अमाउंट बदल जाएगा। सॉल्यूट का अमाउंट अगर नहीं बोलना चाहते हैं तो सीधा सीधा बोलिए ना कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बदल जाएगा। आइए अगला नॉर्मेलिटी। अगर इसके यूनिट के बारे में बात करेंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट इस लाइन को हम क्या पढ़ रहे हैं? पर, और ये क्या लिखा हुआ है? लीटर। तो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। आप देख सकते हैं कि नॉर्मेलिटी को डिफाइन करने के लिए भी यह नॉर्मेलिटी के यूनिट में डिनोमिनेटर में लीटर आ रहा है, और लीटर जो है वो तो वॉल्यूम का यूनिट है। इसका मतलब नॉर्मेलिटी को डिफाइन करने के लिए हमें वॉल्यूम का हेल्प लेना पड़ रहा है। सिंस ये टर्म वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है, सिंस ये टर्म को डिफाइन करने के लिए हमें वॉल्यूम का हेल्प लेना पड़ रहा है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि नॉर्मेलिटी भी वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। मतलब अगर हमने सॉल्यूशन का वॉल्यूम को बदल दिया, अगर हमने सॉल्यूशन का टेम्परेचर को बदल दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां सॉल्यूट का कंसंट्रेशन मतलब सॉल्यूट का अमाउंट वहां बदल जाएगा। अब यहां आइए मास परसेंटेज। तो परसेंटेज के लिए जो सिंबल मैंने लिखा है सर, और मास के लिए W/W ऐसे करके लिख दिया है ना। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि इस जो ये टर्म जो लिखा हुआ है इसके सिंबल में न्यूमरेटर में भी वेट है और डिनोमिनेटर में भी आपका वेट है, कहीं भी वॉल्यूम नहीं यूज किया गया है। तो इस टर्म को डिफाइन करने के लिए वॉल्यूम का हेल्प नहीं लेना पड़ रहा है, इसीलिए हम कह सकते हैं ये जो टर्म है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। और टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर को कम करने से या टेम्परेचर को ज्यादा करने से सॉल्यूट के अमाउंट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगला आ जाइए मोलालिटी। मोलालिटी, और मोलालिटी का अगर आप यूनिट पे गौर करेंगे तो इसका यूनिट होता है मोल पर केजी सॉल्वेंट। देखिए ना तो न्यूमरेटर में कहीं आपको वॉल्यूम दिख रहा है, ना डिनोमिनेटर में कहीं आपको वॉल्यूम दिख रहा है। तो इसका मतलब इस टर्म को डिफाइन करने के लिए हमें वॉल्यूम का हेल्प नहीं लेना पड़ रहा है, और वॉल्यूम का हेल्प नहीं लेना पड़ रहा है इसका मतलब ये टर्म जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। मोल फ्रैक्शन।
देखिए, मोल फ्रैक्शन होता है द रेशियो ऑफ मोल। अभी तो आप इतना समझ लीजिए, द रेशियो ऑफ मोल मतलब न्यूमरेटर में भी मोल रहेगा और डिनोमिनेटर में भी मोल रहेगा। ले देखिए, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला टर्म कैंसिल हो जाता है, इसीलिए मोल फ्रैक्शन में कोई भी यूनिट नहीं प्रेजेंट होता है। तो आप देख सकते हैं, ना ही न्यूमरेटर में ना ही डिनोमिनेटर में मैंने वॉल्यूम वाला कोई टर्म यूज किया है। तो सिंस इस टर्म को डिफाइन करने के लिए वॉल्यूम का हेल्प नहीं लेना पड़ता है, तो ये वॉल्यूम का हेल्प नहीं लेना पड़ता है, इसका मतलब ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। मतलब टेम्परेचर के बदलने से यहां भी सॉल्यूट के अमाउंट पर कोई भी चेंजिंग नहीं देखने को मिलेगा। अब आ गया पार्ट्स पर मिलियन। वही बात है, मिलियन का मतलब होता है 10⁶, है ना। हालांकि हम लोग आगे बात करेंगे। तो यहां भी रेशियो टर्म है, ऊपर भी वेट लेते हैं, नीचे भी सॉल्यूशन का जो हम लोग वेट लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहां इन न्यूमरेटर में और इस डिनोमिनेटर में कहीं भी वॉल्यूम जैसा टर्म नहीं लिखा हुआ है। मतलब इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग वॉल्यूम नहीं ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये टर्म भी जो है वो वॉल्यूम से डिफाइन नहीं हो रहा है, वॉल्यूम रिलेटेड नहीं है, इसीलिए ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। तो ये जो टोटल 8 डिफरेंट टर्म्स हैं, जहां हम किसी भी सॉल्यूशन में या किसी भी सॉल्वेंट के में सॉल्यूट के अमाउंट को बताएंगे इन टर्म्स की हेल्प से। इसमें से कुछ टर्म जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं और कुछ टर्म्स जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते हैं, मतलब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन में 4 ऑप्शन लिख के देता है और आपसे पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्परेचर डिपेंडेंट या विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का क्या मतलब है और सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को बताने के लिए कौन कौन सा टर्म यूज करते हैं ये समझ में आ गया होगा। और उनमें से कौन सा टर्म टेम्परेचर रिलेटेड है या टेम्परेचर इररिलेटेड है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा विथ लॉजिक। तो आइए एक एक करके हम लोग इन साइंटिफिक टर्म्स को डिफाइन करते हैं। और सबसे पहले मैं यहां से स्टार्ट करूंगा मास परसेंटेज से कि मास परसेंटेज क्या होता है। मैं इसमें 5 डिफरेंट पॉइंट्स बताऊंगा, हर एक पॉइंट को आप बड़े गौर से सुनिए।